मूवी की शुरुआत में नोमा नाम का एक लड़का हमें बताता है कि ये एक सच्ची दुर्घटना पर आधारित कहानी है। 13 अक्टूबर 1972 को हमारा प्लेन निकला था जिसमें 40 पैसेंजर और 5 क्रू मेंबर थे और हमारा प्लेन माउंटेन रेंज के बीच में क्रैश हो गया था। लोगों को इस बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था और उन्होंने हमें मरने के लिए छोड़ दिया और मौत हमारे सामने थी। प्लेन क्रैश होने से 2 दिन पहले हम देखते हैं कि सभी बच्चे फुटबॉल मैच खेल रहे होते हैं। वहाँ एक रोब नाम का लड़का होता है जो कि सबसे तेज भागता है। उसका साथी मीको उसे बॉल देने का बोलता है लेकिन रोब उसकी बात नहीं सुनता। फिर दूसरी टीम उसे पकड़ लेती है और वो हार जाते हैं। फिर सब लोग रोब पर चिल्लाते हैं और उनके टीचर आकर बोलते हैं कि हम सबको एक ट्रिप पर जाना है, लेकिन कुछ लोग उस ट्रिप पर जाना नहीं चाहते। फिर सब लोग एक दूसरे से बात करके एक दूसरे को मना लेते हैं। ये सब लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं और इन स्टूडेंट्स के साथ 5 और पैसेंजर भी होते हैं। सब लोग अपने परिवार से मिलते हैं और एक डैन और सोजा नाम का कपल अपने बच्चों से मिलकर वहाँ से निकलता है। वहाँ एक लड़की सभी लोगों की एक फोटो लेती है और सब लोग प्लेन में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। सब लोग एक दूसरे की फोटो लेते हैं और वो प्लेन बर्फीली पहाड़ियों से होकर आगे निकलता है। फिर प्लेन को एक झटका आता है और एक लड़का उन सबको बताता है कि इस प्लेन को अब झटके आते रहेंगे क्योंकि हमारे इस रास्ते में एक बहुत बड़ा पहाड़ है और प्लेन को उस पहाड़ से घूमकर आना पड़ेगा। फिर उस प्लेन के झटके बढ़ जाते हैं और पायलट सबको सीट बेल्ट पहनने का बोलता है। प्लेन के झटके बढ़ते जाते हैं और एक बहुत बड़ा झटका आता है जिससे एक लड़का उछलकर नीचे गिरता है। पायलट उस प्लेन को पहाड़ के ऊपर से लेकर जाता है लेकिन प्लेन का पिछला हिस्सा उस पहाड़ से टकरा जाता है और वो टूट के गिर जाता है। कुछ पैसेंजर वहीं पर गिर के मर जाते हैं और आगे वाला हिस्सा बर्फ में घिसता जाता है और जब वो रुकता है तो पिछली सीटें आगे आ जाती हैं जिसकी वजह से किसी का पैर और किसी का हाथ टूट जाता है और कुछ लोग टकराने से मर जाते हैं। फिर एक रोब नाम का लड़का बाकी पैसेंजर्स को देखता है और वो लोग बहुत जख्मी होते हैं। सब लोग एक दूसरे की मदद करने लगते हैं और वो आगे जाकर पायलट को देखते हैं जो कि मरने वाला होता है। पायलट बोलता है कि अब तुम लोगों को ऊपर वाला ही बचा सकता है। ये बात सुनकर रोब परेशान हो जाता है और फिर रात होती है। रात होते ही जख्मी लोगों की हालत और भी खराब हो जाती है और वो लोग बहुत डर जाते हैं और डरते डरते वो लोग रात ऐसे ही गुजार देते हैं। सुबह होने तक एक लड़का ठंड से मारा जाता है। फिर सब लोग प्लेन से बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ है और उन्हें कहीं भी मदद नजर नहीं आती। फिर वो लोग बात करते हैं कि हमारे कुछ लोग जख्मी हैं और कुछ लोग मर भी चुके हैं। वो लोग प्लेन की सीटों को बाहर निकालते हैं और जख्मी लोगों को धूप में आराम देते हैं और जैसे हो सके उनकी मदद करते हैं। उन लोगों के पास कुछ दिनों का खाना और बाकी सामान होता है। वो सारा सामान अलग अलग करते हैं और मरे हुए लोगों की लाशों को एक जगह रखते हैं और उसके बाद वो बचा हुआ खाना खाते हैं और मदद के लिए चिल्लाते हैं। अगले दिन ठंड बढ़ने से वो प्लेन में बैठ जाते हैं और कुछ कपड़ों की मदद से वो उस प्लेन के छेदों को बंद कर देते हैं। वहाँ मार्को नाम का एक लड़का होता है। वो बोलता है कि कल हमारे लिए मदद जरूर आ जाएगी क्योंकि हमारा प्लेन दूसरी तरफ लैंड नहीं हुआ, इसलिए वो लोग हमें ढूंढने जरूर आएंगे। वहाँ एक लड़के की हालत बहुत खराब होती है। वो आगे बढ़कर अपनी बहन को देखता है और वो भी बहुत जख्मी होती है और वो बहुत दुखी हो जाता है। मार्को बोलता है कि हमें यहाँ 3 दिन हो चुके हैं और अब मदद बहुत जल्दी आ जाएगी, लेकिन उस लड़के को ऐसा नहीं लगता। अगले दिन सभी लोगों को ऊपर एक प्लेन नजर आता है। वो सब लोग उसे इशारा करने लगते हैं। वो सब बहुत खुश होते हैं कि अब हमारे लिए मदद आने वाली है और हम लोग अब बच जाएंगे, लेकिन काफी वक्त तक वहाँ कोई मदद नहीं आती। वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ प्लेन की आवाज तो आती है लेकिन कोई प्लेन नजर नहीं आता। उन्हें समझ आ जाता है कि वो लोग हमें ढूंढ तो रहे हैं लेकिन वो लोग दूसरी तरफ पहुंच चुके हैं। फिर मार्को बोलता है कि हम लोग जख्मी लोगों को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे जिससे उन्हें झूठी तसल्ली ना मिले और हमें ही उन्हें बचाना होगा। बाकी लड़के बोलते हैं कि हमारे पास सिर्फ 3 दिन का खाना बचा है और पहाड़ की दूसरी तरफ प्लेन का पीछे वाला हिस्सा है और वहाँ हमें रेडियो मिल सकता है जिसके साथ हम उन लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं और वो लोग हमें बचाने आ जाएंगे। फिर वो लोग प्लेन के पीछे वाले हिस्से की तरफ जाते हैं। वो 4 लोग होते हैं। काफी घंटे चलने के बाद रोब पीछे की तरफ देखता है। वो बोलता है कि यहाँ से हमारा प्लेन नहीं दिख रहा और वो ऊपर से उन लोगों को भी नहीं दिखा होगा, इसलिए वो हमारी मदद करने नहीं आए। फिर एक पहाड़ से बर्फ टूट जाती है और वो लोग ये देखकर वापस आ जाते हैं। अब उन्हें 6 दिन बीत गए हैं और उनके पास खाना भी खत्म हो चुका है। वहाँ एक लड़का दूसरे लड़के से बोलता है कि हमारे बीच कार्लो नाम का एक लड़का है। उसने मुझसे बोला है कि मैं भूख से नहीं मरने वाला। मैं इस भूख में उन मरे हुए लोगों की बॉडीज को भी खा सकता हूँ और मुझे भी यही सही लग रहा है। अंदर बैठे लोग भी यही बात कर रहे होते हैं। वो बोलते हैं मार्को हमारी मदद के लिए कोई भी नहीं आने वाला।
वाला और हमें खाना चाहिए। मार्को बोलता है कि इंसानों का मांस खाना एक बहुत बड़ा गुनाह है और ऊपर वाला हमें कभी माफ नहीं करेगा। एक लड़का बोलता है कि ऊपर वाले ने ही हमें इस सिचुएशन में डाला है और वो जानता है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। अगर हम लोग उन्हें नहीं खाएंगे तो हम लोग भी भूख से मारे जाएंगे। वहाँ दो भाई होते हैं, वो बोलते हैं कि हम इन बॉडीज को काटेंगे। तभी बैन और सीसा भी उन्हें खाने से मना कर देते हैं। एक लड़का बोलता है कि हमें किसी की इजाजत के बिना ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरा लड़का बोलता है कि वो लोग मर चुके हैं और हम जिंदा हैं और हमें ऐसा करने का पूरा हक है। फिर अगला दिन होता है और एक लड़के को खाना ना मिलने पर वो अपने जूतों के लेस खा जाता है और एक लड़का सिगरेट चबा रहा होता है। उन लोगों का पेशाब तक काला हो चुका था और ऐसे ही 2 दिन और गुजर जाते हैं। वहाँ एक लड़की की हालत बहुत खराब हो जाती है और वो मर जाती है। बैन की हालत भी बहुत खराब होती है और सब लोग एक दूसरे के लिए बहुत दुखी होते हैं। ऐसे ही 9 दिन गुजर जाते हैं। फिर एक लड़का बोलता है कि अगर मैं मर गया तो मैं अपनी बॉडी को खाने की तुम लोगों को परमिशन देता हूँ, जिससे तुम लोग जिंदा रह सको। उसकी बात सुनकर बाकी लोग भी ऐसा ही बोलते हैं और बाहर पड़ी लाशों का मांस खाने को तैयार हो जाते हैं। वो लोग मार्को से माफी मांगते हैं और उन लाशों का मांस खाने के लिए बाहर आ जाते हैं। फिर 2 भाई और फिट्स नाम का एक लड़का उन बॉडीज को एक साइड में ले जाकर काटते हैं ताकि उन्हें बाकी लोग खा सकें और उन्हें पता न चले कि ये उनके कौन से दोस्त का मांस है। धीरे धीरे उन लोगों को इस चीज की आदत होने लगती है और एक दिन उन लोगों को बर्फ में एक बैग मिलता है। उसमें से उन्हें एक रेडियो मिलता है और वो उसे ऊपर लगाकर सुनते हैं, जिसमें उन्हें सुनने को मिलता है कि गवर्नमेंट ने उनका प्लेन ढूंढने को ट्राई किया लेकिन वो उन्हें नहीं मिला और 2 महीने बर्फ अब बढ़ने वाली है, इसलिए वो अब कोई खोज नहीं करेंगे। ये सुनकर सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं और वो रोने लगते हैं। फिर मार्को सबसे माफी मांगता है और बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने काफी दिनों तक तुम लोगों को इंतजार करवाया, तुम लोग जो चाहो वो खा सकते हो। और सभी लोग वो मांस खाने लगते हैं। मदद ना आने पर 3 लोग पहाड़ी पर चढ़ते हैं और प्लेन का पिछला हिस्सा ढूंढने जाते हैं, क्योंकि उसकी बैटरी की मदद से वो लोग रेडियो को ठीक करके रेडियो से उन लोगों के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। वो लोग वहां पर पहुंचते हैं और उन्हें वहां पर मरे हुए लोगों की लाशें मिलती हैं, लेकिन वहां कोई भी काम का सामान नहीं मिलता। वो लोग वापस आने लगते हैं लेकिन उन्हें बहुत देर हो चुकी थी। रात वहीं हो जाती है और तूफान के चलते वो लोग वहीं फंस जाते हैं। उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है और कैसे भी करके वो रात वहीं गुजारते हैं। सुबह होते ही वो लोग वहां से निकल पड़ते हैं और बहुत तेजी से नीचे की तरफ आते हैं। फिर नोमा उन्हें बताता है कि वहाँ कोई भी काम का सामान नहीं था और शायद अब हमें उससे भी आगे जाना होगा। रोब बोलता है कि पहले तुम मांस खाओ जिससे तुम्हारी हालत ठीक हो जाए। नोमा वो मांस नहीं खाना चाहता था लेकिन भूख उसे वो खाने पर मजबूर कर देती है। वो मांस का एक छोटा टुकड़ा मुंह में डालता है और उसे बिना चबाए ही आगे निकल जाता है क्योंकि वो उसे चबा नहीं पाता। वो लोग अब जीने की उम्मीद खो चुके हैं। वहाँ एक नंदू नाम का लड़का होता है। वो काफी देर चलता है जिससे वो चलकर पहाड़ की दूसरी तरफ जा सके। ऐसे ही 17 दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन सभी लड़के एक दूसरे को शायरी सुनाते हैं। वो सब लोग बहुत खुश होते हैं। फिर उन्हें कुछ गिरने की आवाज आती है। इससे पहले कि वो देख पाते उन पर काफी ज्यादा बर्फ आ गिरती है। वो प्लेन बर्फ में दब जाता है और उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। ऊपर एक तूफान आने की वजह से उनके साथ ऐसा हुआ था। वो लोग एक दूसरे की मदद करके उस बर्फ को वहाँ से हटाते हैं और अपने साथियों को बाहर निकालते हैं, लेकिन सीसा नाम की लड़की बर्फ में दबकर मर जाती है। देखते ही देखते वहाँ एक और बर्फ का झोंका आता है और वो प्लेन पूरी तरह बर्फ में दब जाता है, लेकिन एक जगह से थोड़ी सी हवा आती है और वो लोग सांस ले पाते हैं। उनका एक डाइगो नाम का दोस्त और मार्को भी बर्फ में दबकर मारे जाते हैं। बाकी लोग बचकर ऊपर वाले से दुआ करते हैं और एक के बाद एक दिन गुजरता जाता है और ऐसे ही उनके 8 दोस्त मारे जाते हैं। वो लोग उन्हें भी काट कर खाने लगते हैं जिससे वो खुद को जिंदा रख सके। तूफान कम होने पर वो लोग बाहर आते हैं और एक दूसरे को बाहर निकालते हैं उस जहन्नम जैसी जगह से। ऊपर आकर वो जहन्नम जैसी जगह भी उन्हें जन्नत लगने लगती है और वो लोग बहुत खुश होते हैं। रात होने से पहले वो उस जगह पर खुदाई करते हैं और सारा सामान बाहर निकाल लेते हैं। नोमा की हालत भी अब बहुत खराब होने लगती है, लेकिन वो बोलता है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा। उनका एक साथी बोलता है कि नोमा, तुम, रोब और नंदू ही काफी हिम्मत वाले लगते हो और तुम लोग ही हमें यहाँ से निकाल सकते हो। अगले दिन रोब बोलता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। बाकी लोग वहाँ से निकलने के लिए कंफ्यूज होते हैं, लेकिन नोमा बोलता है कि हमें इस बार पूरी तैयारी से यहाँ से निकलना होगा। अगर हम बिना तैयारी के यहाँ से निकले तो हम बर्फ के तूफान का सामना नहीं कर पाएंगे और मारे जाएंगे। उनके एक साथी की तबीयत वहाँ बहुत खराब होती है। वो लोग उसकी बहुत मदद करते हैं,
लेकिन वो मारा जाता है। फिर 4 लोग वहाँ से निकलने को तैयार होते हैं और वो मदद लाने के लिए वहाँ से निकल पड़ते हैं, जिस पर वो एक पहाड़ी क्रॉस करते हैं, लेकिन नोमा वहीं पर गिर जाता है। बाकी तीनों लड़के उसे आकर देखते हैं और वो देखते हैं कि नोमा का पैर पूरी तरह जख्मी है। रोब बोलता है कि हमें वापस जाना होगा। नोमा बोलता है कि तुम लोग आगे बढ़ो, मैं अकेला वापस चला जाऊंगा। और वो अकेला वापस आता है। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, लेकिन वो कैसे भी करके प्लेन तक पहुंच जाता है और बाकी सभी को बताता है कि हमारे तीनों दोस्त आगे बढ़ चुके हैं। बाहर वो बैन से बात करता है और बैन बोलता है कि मैंने सीसा को बर्फ में दबा हुआ महसूस किया था। वो मर चुकी थी और वो मेरे सीने से लगी हुई थी। तब मुझे उसके लिए बहुत प्यार महसूस हुआ, जिसमें 4 दिनों तक हमारे बच्चे के लिए प्यार था। मैं भी उसके साथ मरना चाहता था, लेकिन अब मैं जीना चाहता हूँ और यहाँ से निकलकर अपने बच्चों को उनकी माँ का प्यार देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम लोग हमें यहाँ से जरूर निकालोगे। फिर नोमा भी बाकी लोगों के साथ दिन गुजारता है और एक दिन नंदू वापस आता है। वो बताता है कि हमें प्लेन का दूसरा हिस्सा पहाड़ की दूसरी तरफ मिला, जिसमें हमें कुछ कपड़े, दारू, सिगरेट और ये चॉकलेट मिली। नोमा जल्दी से उस चॉकलेट को खाता है। नंदू बोलता है कि हमें वहाँ प्लेन की बैटरी मिली और हमने रेडियो ठीक करके दूसरी तरफ कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन हमारी कोई बात नहीं हो सकी और ये रेडियो हमारे बस टाइम पास के लिए काम आ सकता है। फिर से दिन ऐसे ही गुजरने लगते हैं और सबकी उम्मीद खत्म होने लगती है। सब लोग लाशों के मांस पर जिंदा होते हैं, लेकिन नोमा वो मांस नहीं खाता। उन्हें उस दूसरे प्लेन में एक वाटर बैग मिलता है जो कि उनके ठंड में काम आ सके। वो लोग एक नोट पर अपने बारे में कुछ लिखते हैं और उसे वहीं छोड़कर वहां से निकल जाते हैं। फिर वो वापस आकर उस वाटर बैग को स्लीपिंग बैग बनाने लगते हैं और वो रेडियो पर एक न्यूज भी सुनते हैं। वो सुनते हैं कि गवर्नमेंट वालों ने उन्हें दोबारा ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। फिर वो सब लोग बात करते हैं और नंदू बोलता है कि हमें कैसे भी यहाँ से निकलना होगा। रोब को ये चीज सही नहीं लगती। नोमा अंदर बैठा बस ये सब देखता रहता है। उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। वहाँ टिंटिम नाम का एक लड़का प्लेन में अपना कैमरा ढूंढ लेता है और वो सब लोगों की फोटो लेने लगता है। उनका ये मानना होता है कि कभी न कभी उनके परिवार वाले उनकी ये फोटो देखेंगे और वो ये देखेंगे कि कैसे हमने हंसकर मौत का सामना किया। फिर एक दिन नोमा नंदू को बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि अब मैं ज्यादा दिन जिंदा रह सकता हूँ और मैं तुम्हें मुझे खाने की इजाजत देता हूँ। ये सुनकर नंदू बहुत दुखी हो जाता है और कुछ ही दिनों में नोमा भी मारा जाता है। सब लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं और नोमा ने उन सब के लिए एक लेटर लिखा होता है। उसने लिखा होता है कि मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वो लेटर पढ़कर सबको बहुत हिम्मत मिलती है और वहाँ टिंटिम, रोब और नंदू दूसरी तरफ जाकर मदद लाने का डिसाइड करते हैं। फिर वो सभी लोगों से मिलते हैं और आगे बढ़ते हैं। उन्हें एक पहाड़ पर चढ़ाई करनी पड़ती है और ऊपर जाते हैं। उनके ऊपर जाते ही रात हो जाती है। फिर वो जमीन खोदकर वाटर बैग में ही अंदर सो जाते हैं, जिससे कि उन्हें ठंड कम लगे, लेकिन वो फिर भी ठंड से बच नहीं पाते। फिर सुबह होती है और वो आगे की तरफ चल पड़ते हैं और कई दिनों तक वो ऐसे ही चलते जाते हैं। वो एक पहाड़ पर पहुंचते हैं जहां बर्फ कम हो जाती है। नंदू बोलता है कि अब हमारे पास बस 1 हफ्ते का ही खाना बचा है और हमें और भी खाना चाहिए होगा, क्योंकि आगे का रास्ता और भी लंबा लग रहा है। और वो बोलता है कि ये जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन नर्क जैसी है। टिंटिम को वो वापस भेज देते हैं और वो भागते भागते वापस आ जाता है और वो अपने साथियों को बताता है कि वो लोग आगे बढ़ चुके हैं और मैं इसलिए वापस आया ताकि उनके पास खाना बच सके। उस तरफ बर्फ कम हो चुकी थी और अब उन्हें कोई न कोई मदद जरूर मिल जाएगी। ये सुनकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ रोब और नंदू आगे बढ़ते हैं। वो लोग काफी दिनों तक चलते रहते हैं और उनके पास अब खाना भी खत्म होने वाला है और एक दिन बर्फ खत्म हो जाती है और वो लोग एक जगह आराम करते हैं। वो लोग बचे हुए मांस के टुकड़ों को खाते हैं, लेकिन रोब की हालत बहुत खराब हो जाती है। फिर वो लोग एक नदी के पास पहुंचते हैं और वहाँ पानी पीते हैं। उन्हें वहाँ एक आदमी दिखता है और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। वो एक नोट पर लिखते हैं और वो नोट उसकी तरफ भेजते हैं। वो लिखते हैं कि हमारा प्लेन क्रैश हुआ था और हम लोग बच गए और हमें मदद की जरूरत है। वो लेटर एक एजेंसी में पहुंचता है और वो लेटर पढ़ते ही हर तरफ खरबली मच जाती है। जर्नल जल्दी से वहाँ मदद भेजता है। रोब और नंदू एक घर में बहुत सा खाना खा रहे होते हैं। वो बहुत खुश होते हैं। उन्हें शोर सुनाई देता है और वो लोग बाहर आते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ बहुत से रिपोर्टर आ चुके
होते हैं। दूसरी तरफ वो लोग रेडियो पर न्यूज सुनते हैं कि जिन लोगों का प्लेन क्रैश हुआ था वो लोग अभी तक जिंदा हैं और वो लोग 2 महीनों से बर्फ में फंसे हुए हैं। नंदू हेलीकॉप्टर के साथ उन्हें लाने के लिए निकलता है। रेडियो पर न्यूज सुनकर वो सब लोग तैयार होने लगते हैं और अपने काम की हर चीज को वो एक बैग में रख लेते हैं। दूसरी तरफ रॉब नोमा का एक मांस का टुकड़ा जमीन में दबा देता है। फिर हेलीकॉप्टर प्लेन के पास पहुंचता है और सब लोग ये देखकर बहुत खुश होते हैं। हेलीकॉप्टर से उन्हें शूट किया जाता है और फिर वो लोग नीचे उतरते हैं। सभी लड़के फिर प्लेन में बैठते हैं और उन्हें बचा लिया जाता है। उन्हें सीधा हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जिसमें नोमा हमें बताता है कि उन्हें सब लोग हीरो समझ रहे थे, लेकिन वो लोग खुद को हीरो नहीं बल्कि एक गिरा हुआ इंसान समझ रहे थे, जिन्होंने अपने दोस्तों की लाशों को भी नहीं छोड़ा और जानवरों की तरह उन्हें खा गए। डॉक्टर उन्हें चेक करते हैं और उनके शरीर काफी कमजोर हो चुके थे और उनके साथ उनके माँ बाप, बहन, भाई और बच्चे सभी मिलते हैं। उन लोगों की जिंदगी में एक बदलाव सा आ चुका था और वो लोग हर वक्त उसी के बारे में सोचते रहते थे और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है।